नमस्कार, मैं हूं अनीता और आप देख रहे हैं मैं भी भारत का न्यूज बुलेटिन आदिवासी डेली। आज के बुलेटिन में आपको दिखाएंगे त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान पूरा, मेघालय में बीजेपी ने जारी किया घोषणा पत्र, झारखंड में आदिवासी अधिकार महारैली ने बढ़ाई हेमंत सोरेन सरकार की मुश्किलें और गोवा में राजनीतिक आरक्षण की मांग, साथ ही महाराष्ट्र में आदिवासी छात्रों के लिए बड़ा ऐलान। एमबीबी पोल में तेलंगाना की पोडू भूमि के बंटवारे पर करेंगे चर्चा और अस्मिता और अधिकार में बताएंगे आदि महोत्सव के बारे में। तो शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान पूरा, आदिवासी इलाकों में दिखा काफी उत्साह। मेघालय में बीजेपी ने जारी किया चुनावी घोषणा पत्र, युवाओं के लिए बड़ी घोषणाएं। झारखंड में अपने ही विधायक ने बढ़ाई हेमंत सोरेन सरकार की मुश्किलें, रांची में आदिवासी अधिकार महारैली में जुटे हजारों लोग। गोवा में लगातार उठ रही राजनीतिक आरक्षण की मांग, प्रधानमंत्री कार्यालय और न्याय मंत्री को सौंपा ज्ञापन। केरल में आदिवासी शख्स की मौत पर पुलिस ने की विस्तृत जांच की शुरुआत, फटकार के बाद SC/ST एक्ट के तहत दर्ज किया मामला। महाराष्ट्र में आदिवासी छात्रों के लिए बड़ी घोषणा, विश्वविद्यालयों में स्थापित किए जाएंगे विशेष छात्रावास। एमबीबी पोल में जानेंगे क्या पोडू भूमि के बंटवारे से आदिवासियों और गैर आदिवासियों के बीच बढ़ेगा संघर्ष। और अब खबरें विस्तार से। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से और खबर है त्रिपुरा से। पिछले 2 महीने से देश की राजनीति और मीडिया में त्रिपुरा की ही चर्चा है। त्रिपुरा में इस बार के चुनाव ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। त्रिपुरा इस साल यानी 2023 में चुनाव कराने वाला पहला राज्य है। यहां 60 विधानसभा सीटों के लिए गुरुवार यानी आज मतदान किया गया। इस बार का चुनाव एक ही चरण में हो रहा है। वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हुई थी, जो शाम 4 बजे खत्म हो गई। शाम 4 बजे तक त्रिपुरा में 81% मतदान हुआ। इस बार के चुनाव में त्रिपुरा में कुल 13.53 लाख महिलाओं समेत 28.13 लाख मतदाता उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। मतदान के समय राज्य के लोगों में अच्छा खासा उत्साह देखा गया। खासकर आदिवासी इलाकों में भी लोग सुबह से ही मतदान केंद्रों के बाहर लंबी लंबी लाइनों में लगकर वोट डालने का इंतजार कर रहे थे। आज मैं सोच रहा था कि जनजाति होकर हम लोग एक ट्राइबल का नाम से जाना जाते हैं हम लोगों को, इसलिए हम ये जो हमारे मुद्दा है जो बोबागरा ने उठाया है ग्रेटर टेम्पल, उसको सपोर्ट करते हुए हम लोग यहाँ पे वोट डालने आए हैं। बीजेपी में भी तो जनजाति है और सीपीएम में भी जनजाति है। हाँ, तो क्यों महाराजा के चाहते? देखिए, बीजेपी सीपीएम इन सभी पार्टियों में हो सकता है, अपना जो लोकल देवरमा लोग भी उसमें भी हो सकता है, पर ये जो बीजेपी सीपीएम कांग्रेस इन सब ने हम लोगों को इतना नीचे गिराया, इसके कारण से ये जो मुबागरा जो हम लोगों के लिए जो अस्तित्व के लिए लड़ाई किया है, मैं उनको सपोर्ट करते हुए आज मैं ये वोट देने आया हूँ। त्रिपुरा का वो मैंने उन्नयन के लिए हम वोट दे रहे हैं। वोट देना तो हमारा राइट्स है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है जिसको हम वोट करना चाहते हैं और हर साल तो हम वोट करके आए हैं और करते जाएंगे। वोटिंग इसलिए होती है ताकि हम राइट लीडर को चुन सके। जो लीडर जिस लीडर को हम इस बार चुनेंगे उन लीडर से कुछ अच्छा ही उम्मीद करेंगे। आज तक सब कुछ ठीक ही रहा है। एवरी पब्लिक सब धीरे धीरे शांति से आ रहा है, कोई किसी को रोकता नहीं है, आराम से कोई भी आ रहा है। यहाँ पूरा इलेक्शन में इस 2 पोलिंग स्टेशन में अभी सब कुछ ठीक चल रहा है और सुबह से लेके अभी तक करीब मोर देन 500 वोटर्स इन दिस 37 एंड अनदर 400 इन 36, ये सब कुछ ठीक से चल रहा है। कास्टिंग 42% से हाईएस्ट 65% है। जैसे कि खमतिंग 61 बूथ में मैं गया, वहाँ भी गया है, वहाँ में 62 पॉइंट समथिंग था, अभी तो और बढ़ गया होगा। तो जहाँ में आपका वोटर ज़्यादा है वहाँ में 42-45% चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राज्य के आदिवासियों के लिए इस बार का चुनाव बेहद अहम है। इस बार राज्य की क्षेत्रीय पार्टी टिपरामोथा मैदान में है।
मोथा ने आदिवासियों की पहचान से जुड़े मुद्दे यानी ग्रेटर टिपरा लैंड की मांग को लेकर चुनाव लड़ा है। ऐसे में इस चुनाव में सबसे ज्यादा ध्यान और जोर आदिवासियों पर दिया गया है। त्रिपुरा की विधानसभा चुनाव की वोटिंग आज खत्म हो चुकी है। इस दौरान यहाँ का जो आदिवासी लोग, तिपरासा लोग में काफ़ी उत्साह नजर आए। वोट देने के लिए लोग सुबह से लंबे लंबे लाइन पे खड़े रहे। यहाँ के लोगों से बातचीत करके ये पता चला जो आम मुद्दों के अलावा अपने पहचान की मुद्दों पे भी वोट दिया है। मैं भी भारत के लिए त्रिपुरा से मैं शैलेन कलोई। त्रिपुरा विधानसभा चुनावों के लिए सभी पार्टियों के नेताओं ने भी मतदान किया। पूर्व मुख्यमंत्री माणिक सरकार और वर्तमान मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता माणिक साहा ने अगरतला में वोट डाला तो टिपरा मोथा प्रमुख प्रद्योत किशोर माणिक्य ने मंडाई क्षेत्र में वोट डाला। आप सीट का चिंता मत करो, हम लोग जीतेंगे और इस बार अपना बुकिंग बारा का कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन मिलेगा। कांग्रेस जीत जाएगा। वैसे तो इस बार का चुनाव काफी शांतिपूर्ण रहा, लेकिन राज्य में कहीं कहीं छुटपुट हिंसा की घटनाएं सामने आईं। टिपरा मोथा चीफ प्रद्योत देव वर्मा ने कहा कि उनकी पार्टी ने धनपुर और मोहनपुर में हुई हिंसा और ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत की है। वहीं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री माणिक सरकार ने वाम दलों के पोलिंग एजेंट्स पर हमला करने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि उन्हें धनपुर में पोलिंग बूथों से बाहर निकाल दिया गया। उन्होंने गोमती जिले के उदयपुर में भी हिंसा का आरोप लगाया। अभी परिस्थिति ठीक है, लेकिन एक जगह में यहाँ 36-37 पोलिंग स्टेशन में हमने यहाँ आया है, इसे सुना कि यहाँ में बाहर का आदमी आके बूथ कैप्चरिंग करने का प्रयास कर रहा है। तो बाद में तो हमें यहाँ आया, यहाँ आने के बाद देखा बहुत सारी आदमी है जो इस बूथ पोलिंग स्टेशन का नहीं है, बाहर का है, मालूम नहीं कहाँ से कहाँ आ गया। और ऐसे सुना है कि बुआगरा यहाँ में वोट डालने आएगा। तो बुआगरा तो हमारा भी बुआगरा है, बुआगरा भी एक वोट डालेगा, हम भी एक वोट डालेगा। ऑल आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ, सो नो वन हैज़ द राइट टू ब्रेक द लॉ। मालदा विधानसभा केंद्र में 12-13 जो पोलिंग स्टेशन है यहाँ पर तो टिपरा मोथा का उसने डिस्टर्ब किया। अभी भारत में हर जगह अच्छा भी है। अभी थोड़ा जगह में हुआ, दुर्गानगर में हमारा जो एक वोटर है, हमारा तो सपोर्टर मरण दे वो इंजर्ड हुआ। और 10-12 जगह में हमारा जो पोलिंग एजेंट है वो पोलिंग एजेंट को हटा दिया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी जी किरण कुमार दिनकर राव ने बताया कि 3,337 मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान हुआ। इनमें से 1100 की पहचान संवेदनशील और 28 की पहचान अति संवेदनशील केंद्र के रूप में की गई थी। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने के लिए 31,000 मतदान कर्मी और करीब 45,000 सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए थे। एहतियाती तौर पर राज्य भर में पहले ही निषेधाज्ञा लागू कर दी गई थी और ये 17 फरवरी की सुबह 6 बजे तक लागू रहेगी। मतों की गिनती 2 मार्च को होगी। और अब त्रिपुरा से चलते हैं पड़ोसी राज्य मेघालय। मेघालय में बीजेपी ने विधानसभा चुनावों के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुधवार को मेघालय की राजधानी शिलोंग में ये घोषणा पत्र जारी किया। नड्डा ने एम्पावर्ड मेघालय शीर्षक वाले घोषणा पत्र को जारी करते हुए कहा कि एम का मतलब मोदी फॉर मेघालय है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना भुगतान की जाने वाली राशि को 2,000 रुपए तक बढ़ाने, लड़कियों को फ्री शिक्षा का वादा, अगले 5 वर्षों में 5 लाख नौकरियों का सृजन, युवाओं के कौशल विकास के लिए कौशल पार्क, आजीविका क्षेत्र बनाना, भूमिहीन किसानों को 3,000 और रुपयों की वार्षिक वित्तीय सहायता देना, भ्रष्टाचार पर रोक और विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के साथ ही रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए कई औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने जैसे वादे किए हैं। आपको बता दें, मेघालय और नागालैंड में एक साथ यानी 27 फरवरी को मतदान होना है। मेघालय में विधानसभा की 60 सीटें हैं। चुनाव के नतीजे 2 मार्च को आएंगे। वर्तमान में मेघालय में नेशनल पीपुल्स पार्टी यानी एनपीपी की अगुवाई में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी, पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट बीजेपी
और हिल स्टेट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की गठबंधन सरकार है और कॉनराड संगमा इसका नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन इस बार के चुनाव में बीजेपी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी ने सभी 60 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। और अब झारखंड से बड़ी खबर। झारखंड में सरना धर्म कोड और कुर्मी महतो के एसटी सूची में शामिल करने की मांग पर राज्य के हेमंत सोरेन सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अब झामुमो विधायक चमरालिंडा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और अपनी ही पार्टी यानी झामुमो पर निशाना साध दिया है। इसके लिए आज रांची के प्रभात तारा मैदान में आदिवासी अधिकार महारैली का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य भर से हजारों आदिवासियों ने भाग लिया। रैली में चमरालिंडा के साथ झामुमो के एक और विधायक प्रोफेसर जीगा सुसारण होरो ने भी हिस्सा लिया। रैली के दौरान आदिवासी मुद्दों से जुड़ी 16 सूत्री मांगे रखी गई। इनमें कुर्मी महतो जाति को आदिवासी में शामिल करने पर रोक, जनगणना फॉर्म में सरना कोड की मांग, गैर आदिवासी पुरुष से विवाह के बाद बच्चों को नहीं मिले एसटी आरक्षण, गैर आदिवासी से विवाहित महिला को मुखिया, प्रमुख, अध्यक्ष और जिला परिषद का पद नहीं देने, आदिवासी जमीन का हस्तांतरण की नियमावली बनाने, बैकलॉग नौकरी में आदिवासी को भर्ती करने की प्रक्रिया शुरू करने, प्राथमिक विद्यालयों में आदिवासी भाषा की पढ़ाई, सीएनटी एक्ट और 5वीं अनुसूची दोनों कानून को अलग करने, लोहरा, लोहार, कमार, करमाली को आदिवासी की सूची में शामिल करने के लिए ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट में समीक्षा शुरू करने, पेसा एक्ट में ग्राम सभा को अधिकार देने, ट्राइबल सब प्लान के पैसों के खर्च की नियमावली बनाने, शेड्यूल एरिया रेगुलेशन एक्ट के प्रावधान बनाने, आदिवासी मानव तस्करी रोकने के लिए कानून जैसी मांगे शामिल हैं। झारखंड में अगले साल यानी 2024 में आम चुनावों के साथ ही विधानसभा के चुनाव भी हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक राज्य में 32% आबादी आदिवासी समुदायों से है। यहाँ प्रमुख आदिवासी समुदायों में मुंडा, संथाल, गोंड, ओरांव, कंवर, असुर, बिरहोर, बैगा, हो, कोरा, कोरवा, परहिया, भूमिज शामिल हैं। राज्य के कुल 81 विधानसभा सीटों में से 28 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। यानी राज्य में सत्ता तक पहुंचने के लिए आदिवासी समुदाय का समर्थन बेहद जरूरी है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि राज्य के कई संगठन और नेता आदिवासी और मूलवासी के मुद्दे उठाकर इस वर्ग को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ रांची से जुड़ रही हैं हमारी रिपोर्टर मोनिका मरांडी। मोनिका, सबसे पहले तो ये बताइए कि आज ये रैली क्यों आयोजित की गई? आप वहां थीं, कितने लोग इसमें शामिल हुए, कैसा माहौल था और क्या मुद्दे उठाए गए? जैसे ही इसके नाम से आप समझ सकते हैं कि आदिवासी अधिकार महारैली, मतलब अपने आदिवासियों के अधिकार के लिए एक महारैली किया गया, महाजुटान किया गया। मैं अगर वहां के जो नजारे की बात करूं तो वहां पर लगभग 10,000 से 20,000 लोग हमें दिख रहे थे और केवल हर उम्र के लोग थे वहां पे। मतलब मुझे 80 साल का बुजुर्ग भी वहां दिख रहा था, वहां पे मुझे बच्चे दिख रहे थे और महिलाएं, मतलब लगभग 50% महिलाएं थी। और जब हमने लोगों से पूछा तो लगभग झारखंड के हर जिलों से लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे। मुख्य रूप से इसका जो काम किया गया, जो रैली ऑर्गेनाइज की गई, वो छात्र संघ जो उनका द्वारा की गई और जो सरना धर्म के लोग हैं उन्होंने किया इसको। और उनका 20 मतलब उनके अगर आप पढ़ेंगे तो उनका लगभग 20 जो उनकी मतलब उम्मीदें हैं कि वो चाहते थे कि सरकार पूरी करे, वो नहीं हुई थी। जैसे सरना कोड का लागू होना, आदिवासी महिलाएं जो नॉन ट्राइबल से शादी कर रही हैं उनको पंचायत से कैंसिल उनका करने की बात कही गई या जॉब छोड़ने की बात कही गई। उसके बाद महतो जो समुदाय के लोग हैं वो लंबे समय से बात कर रहे हैं कि उनको
आदिवासी जो एसटी का दर्जा दिया जाए और आदिवासी लगातार इसके खिलाफ बात करें कि उनको ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा सीएनटी, एसपीटी, पैसा और मतलब बहुत सारे एक्ट की ऊपर बात की गई जहाँ पे होना चाहिए था। बहुत विलंब हो रखा है आदिवासी लोगों के जॉब को लेकर, यहाँ पर उसको लेकर बात की गई। तो लगभग कुल मिला के लोगों की समाज की बातें थी, जो लोग लंबे समय से सरकार से चाहते हैं कि पूरी करें और वो नहीं कर रहे हैं। इसीलिए लगातार इसका आयोजन किया गया कि लोग सरकार जो आदिवासी सरकार है, लोगों की चुनी हुई सरकार है और वो ये काम करने में अभी तक असमर्थ रही है या फिर उसपे सोच विचार कर रही है। और तो इसीलिए किया गया दबाव बनाने के लिए सरकार पर, ताकि इन मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। मोनिका, चमरालिंडा खुद जेएमएम के विधायक हैं। इससे पहले पार्टी के एक और विधायक लोबिन हेम्ब्रम भी हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर चुके हैं, रैलियां निकाल चुके हैं। क्या वजह आप इसकी मानती हैं कि विधायक अपनी ही पार्टी को निशाने पर ले रहे हैं? अगर आप अभी कुछ महीनों से या कुछ हफ्तों से अगर जितनी भी रैलियां देखेंगी, तो वहां पे ऑलरेडी सरकार के ही मेंबर्स आपको वहां पे दिखेंगे। चाहे वो पारसनाथ का मामला, पारसनाथ में भी काफी सारे जेएमएम के मेंबर वहां दिखे थे, विधायक दिखे थे। जैसे चमरालिंडा की आप बात की, उनका वहां पर मौजूद थे। जीगा सुसरन भी थे जो सिसई से विधायक हैं, वो भी वहां मौजूद थे जो संरक्षण दे रहे थे। तो ये कुछ महीनों में देखने को मिला है कि जो सरकार के ही विधायक हैं, उनको, और सिर्फ विधायकों की बात नहीं कहूंगी मैं, लोगों में भी सरकार को लेके थोड़ा विश्वास कम हुआ है। उनको लगता है कि आदिवासी हित सरकार नहीं है और लगातार वो उनकी बातों को नजरअंदाज कर रही है या फिर बीच का रास्ता अपनाना चाह रही है। जिस उम्मीद से सरकार को चुना गया था कि आदिवासियों के अ, हक की बात करेंगे या फिर उनके संरक्षण की बात करेंगे। देखिए, जो उनकी मांगे हैं वो बहुत बेसिक मांगे हैं, जैसे जॉब का 900 जॉब पेंडिंग पड़े हैं उसका होना, या पैसा एक्ट को लागू करना, या फिर सीएनटी और एसपीटी को लागू करना। ये बहुत मामूली है जो सरकार, एक आदिवासी जब सीएनटी यहाँ पे ऑलरेडी है और उसपे लागू हो जाना चाहिए था, पर उसके बावजूद धड़ल्ले से बड़े संस्थान यहाँ आते हैं, अपना कंस्ट्रक्शन करते हैं, लोगों को बेदखल करते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। ये लगातार देखा जा रहा है और सरकार इसमें बहुत बीच का रास्ता चुनती है और सामंजस्य बिठाने की कोशिश करती है। बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रही है, जिससे लोग और उनके खुद के विधायक बहुत निराश हैं। इस वजह से हमें बार-बार देखने को मिल रहा है कि जितनी भी रैलियां हो रही है वहां पे पार्टी के खुद विधायक जो सपोर्ट में थे पहले, वो अब अगेंस्ट में या फिर आदिवासी को एक करके उनकी मांगों के लिए बात कर रहे हैं। मोनिका, एक तरफ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खतियानी जोहार यात्रा निकालते हैं तो दूसरी तरफ उनके ही विधायक पार्टी के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है, ये लग रहा है कि आदिवासियों पर फोकस किया जा रहा है। अगले साल चुनाव है, आप झारखंड में हैं, किस तरह का माहौल आप देखती हैं? क्या लोगों में हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ, खासकर आदिवासियों में, क्या किसी तरह की नाराजगी नजर आती है या किस तरह का ओपिनियन है उनका? हेमंत सरकार की जब चुना गया था तो लोगों को बहुत खुशी थी उनको चुनने की और बहुत समय से मांग हो रही थी कि अपनी सरकार, आदिवासी लोगों की सरकार होनी चाहिए और इसीलिए हेमंत सरकार को लगातार बड़े वोटों के साथ यहाँ चुना गया। इसके बावजूद लोगों में, जब मैं आक्रोश की बात करती हूँ, जो खतियानी जौहार की बात कर रहे हैं, जो 1935 का हम बात करें कि उनको एक्ट को लागू करने के लिए, पर उसमें भी बहुत सारे दांवपेच हमें अभी भी देखने को मिलते हैं। जैसे राज्यपाल को भेजा गया, अभी उनका जो पद था उसको वापस किया गया पास होने के बावजूद विधानसभा पे, क्योंकि कोर्ट भी कह चुकी है कि जो खतियान है वो बहुत बढ़ चुके हैं, उनको कैसे लागू किया जाएगा, जबकि उसके समाधान कई दिए गए हैं कि इसको पंचायत से पूछा जाएगा। पर उसके बावजूद में उसमें अभी भी काफी, अगर आप आम जनता से पूछे तो काफी कंफ्यूजन अभी भी देखने को मिलती है। उसके बावजूद जब लोगों की जो मूलभूत जरूरत होती है कि रोटी कपड़ा और मकान की, तो जमीनें जब जा रही हैं, जब सीएनटी और एसपीटी एक्ट सही से लागू नहीं हो पा रहे और जमीनें जा रही हैं, या फिर उनको नौकरियां नहीं मिल रही, बेरोजगारी झारखंड का एक बड़ा मुद्दा है, नहीं मिल रही हैं,
अगर आप हेल्थ सर्विस की देखेंगे, तो अगर प्राथमिक सेवाएं आप देखने जाएंगे तो उनकी हालत खस्ता है बहुत ज्यादा। मतलब मैं एक हॉस्पिटल गई थी, वहां पे मामूली सा पैरासिटामॉल 1 साल से नहीं है, जबकि कोविड को इतना लंबे समय गुजर गया है। तो सरकार लगातार कोशिश कर रही है, और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं लोगों को और विधायकों को ये लग रहा है कि सरकार शायद अगले साल उनको मुश्किल होगी जीतने में, और एक कड़ी टक्कर उनको झेलनी पड़ेगी दूसरी पार्टियों से, दूसरे लोगों से। तो इसलिए इसलिए ज़रूरी है कि जो ज़मीनी खतियान हेमंत सोरेन जो नारा लगा रहे हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि उस विधायक का पास हो जाना, क्योंकि वो उनकी सरकार को या तो बनाएगा या तो बिगाड़ेगा। एक बहुत बड़ा फैसला है जिसके लिए वो पुरज़ोर ताकत लगा रहे हैं। और एक आखिरी उम्मीद है जो झारखंड के लोगों की उन पर विश्वास को बनाए रखेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो मुझे थोड़ी-सी आशंका है कि उनको काफ़ी मुश्किलें अगले इलेक्शन में देखने को मिलेगी, और जीतने के लिए उनको बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। क्योंकि लोगों में आक्रोश, अब जितनी भी यहाँ पे रैलियाँ, जितने अभी कुछ ही दिन पहले नौकरियों को लेके जो अ, स्थायी करने की बात हुई थी, वहाँ पे भी लोगों को शंका थी कि जो आपको आरक्षण दिए गए, जो एसटी और एससी के जो आरक्षण मौजूद है, उसके आधार पर होगा, या फिर जो अपर कास्ट के लोग हैं या फिर अदर ट्राइब के लोग हैं या नॉन ट्राइब के लोग हैं, उनको नौकरियाँ मिल जाएँगी। तो कुछ भी अगर सरकार फैसला लेती है, तो हमेशा उस पर एक शंका का भाव बना रहता है। तो मुझे देखने को बहुत साफ मिलता है कि लोगों का विश्वास हिला है। अगर सरकार, जो हेमंत सोरेन की सरकार है, उसको बनाए रखने में नाकाम रही, तो अगले इलेक्शन में उनका खड़ा हो पाना या बहुत भारी मतों से जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अब झारखंड से चलते हैं गोवा। गोवा में अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की मांग जोर पकड़ रही है। इसके लिए गोवा का एक प्रतिनिधिमंडल कई दिनों से दिल्ली में है। गोवा के अनुसूचित जनजातियों के लिए मिशन राजनीतिक आरक्षण के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को प्रधानमंत्री कार्यालय और केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू के कार्यालय में एक ज्ञापन प्रस्तुत किया। प्रतिनिधिमंडल ने सांसद और जनजातीय मामलों के पूर्व मंत्री जुअल ओराम से भी मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने जुअल ओराम से आगामी संसदीय सत्र में राजनीतिक आरक्षण का मुद्दा उठाकर गोवा के अनुसूचित जनजातियों को न्याय देने का अनुरोध किया। प्रतिनिधिमंडल के महासचिव रुपेश वेलिम ने कहा कि जुअल ओराम ने इस मामले को संसद में उठाने और आवश्यक कार्रवाई शुरू करने का आश्वासन दिया है। आपको बता दें, गोवा में एसटी समुदायों के राजनीतिक आरक्षण का मामला 20 सालों से लंबित है। साल 2003 में गोवा में गवाड़ा, कुनबी और वेलिप को एसटी सूची में अधिसूचित किया गया था। 2011 की जनगणना के मुताबिक राज्य की कुल आबादी में अनुसूचित जनजाति का हिस्सा करीब 12% है, लेकिन इसके बावजूद राज्य की 40 विधानसभा सीटों में से एक भी सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित नहीं है। ऐसे में गोवा के आदिवासी संगठन लगातार इस मांग को उठा रहे हैं। और अब केरल से बड़ी खबर। केरल में वायनाड के आदिवासी शख्स की मौत ने हड़कंप मचा दिया है। पिछले शुक्रवार को वायनाड के एक शख्स को कोझिकोड मेडिकल कॉलेज के पास मृत पाया गया था, जिसके बाद से ही इस मामले में पुलिस की जांच पड़ताल पर लगातार सवाल उठ रहे थे। गुरुवार यानी आज पुलिस ने कहा कि उन्हें महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। पुलिस फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक विस्तृत जांच कर रही है। खबरों के मुताबिक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की फटकार के बाद पुलिस ने इस मामले को SC/ST एक्ट के तहत दर्ज कर लिया है। कोझिकोड शहर के पुलिस आयुक्त और एसपी के नेतृत्व में पुलिस की 8 सदस्यीय टीम मामले की जांच में लग गई है। आपको बता दें, पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में आदिवासी शख्स की मौत को आत्महत्या करार दिया था। हालांकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने पुलिस की रिपोर्ट को खारिज कर दिया था। आयोग ने पुलिस प्रशासन को अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने और 4 दिन में नई रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था। और अब केरल से चलते हैं महाराष्ट्र। राज्य में आदिवासी छात्रों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। राज्य के विश्वविद्यालयों में विभिन्न क्षेत्रों से शिक्षा के लिए आने वाले आदिवासी छात्रों के लिए विशेष छात्रावास स्थापित किए जाएंगे। राज्य उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्रालय ने यह फैसला लिया। इसके तहत छात्रावास न्यूनतम 500 और अधिकतम 1000 छात्रों की क्षमता के साथ बनाए जाएंगे।
इसके लिए विश्वविद्यालयों को प्रस्ताव तैयार कर आदिवासी विकास विभाग को भेजने को कहा गया है। उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल और आदिवासी विकास मंत्री विजय कुमार गवित की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक में ये फैसला लिया गया। अपने दूसरे सेगमेंट एमबीबी पोल में आज हमने मैं भी भारत के यूट्यूब चैनल पर आपसे एक सवाल किया था। वो सवाल था, तेलंगाना में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की घोषणा के बाद राज्य में आदिवासी और गैर आदिवासी किसानों ने पोडू भूमि के पट्टों के लिए आवेदन दिए हैं। पोडू खेती आदिवासियों के लिए आजीविका का एक बड़ा साधन है। आदिवासियों का कहना है कि गैर आदिवासी वन भूमि पर कब्जा करते हैं। ऐसे में सभी वर्गों से आवेदन आने पर क्या पोडू भूमि का बंटवारा हो जाएगा और इससे दोनों वर्गों के बीच संघर्ष बढ़ेगा? आपकी क्या राय है? इस सवाल के जवाब में हमने आपको 3 ऑप्शन दिए थे। इसमें सबसे ज्यादा यानी 85% लोगों ने माना कि इससे आदिवासी और गैर आदिवासियों के बीच संघर्ष बढ़ जाएगा। वहीं 10% के मुताबिक आदिवासियों को भूमि पट्टा मिलने से लाभ होगा, जबकि 5% लोगों ने पता नहीं का ऑप्शन चुना। लेकिन हमने ये सवाल क्यों पूछा था? तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने पिछले शुक्रवार को घोषणा की थी कि राज्य भर के आदिवासियों के बीच 11.5 लाख एकड़ पोडू भूमि का वितरण महीने के अंत तक शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद प्रदेश के 4 जिलों आदिलाबाद, कोमाराम भीम, आसिफाबाद, निर्मल और मंचेरियल में 2.27 लाख एकड़ वन भूमि पर अधिकार के लिए 66,004 आवेदन दिए हैं। इनमें से 33,885 आदिवासी किसान थे और 32,119 गैर आदिवासी किसान। अधिकारियों के मुताबिक इन 4 जिलों में आदिवासी किसान 1,24,522 एकड़ वन भूमि में फसल उगा रहे हैं। वहीं गैर आदिवासी वन विभाग की 1,02,507 एकड़ जमीन पर खेती कर रहे हैं। तेलंगाना के आदिवासी 2 दशकों से ज्यादा समय से वन भूमि में फसलों की खेती के लिए स्वामित्व के दस्तावेज जारी करने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री की घोषणा से उनमें उम्मीद जगी है। दरअसल दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना पहुंचने के साथ ही आदिवासी बस्तियों में अशांति फैल जाती है। इसी मौसम में वन विभाग और आदिवासियों के बीच पोडू भूमि को लेकर झड़पें होती हैं। पोडू खेती, जिसमें फसल उगाने के लिए जंगल की जमीन को जलाकर साफ किया जाता है, आदिवासियों के लिए आजीविका का एक बड़ा साधन है। भूमि पर न केवल आदिवासी बल्कि गैर आदिवासी और गोटी कोया समुदाय के लोग भी खेती करते हैं। आदिवासियों का कहना है कि छत्तीसगढ़ से आए कम से कम 10,000 गोटी कोया प्रवासियों ने तेलंगाना के जंगलों पर कब्जा किया हुआ है और उन्होंने खेती के लिए पेड़ काटे हैं। जुलाई 2022 में ही राज्य के वन मंत्री ए इंद्रकरण रेड्डी ने कहा था कि राज्य सरकार को मूल आदिवासियों और आदिवासियों से कोई समस्या नहीं है, जो हमेशा जंगलों में रहे हैं। हालांकि गैर आदिवासियों द्वारा अतिक्रमण किया गया है। ऐसे में राज्य के आदिवासी लंबे समय से ये मांग करते आए हैं कि राज्य सरकार पोडू भूमि पर एक सर्वेक्षण करे और इन जमीनों पर खेती करने वाले गैर आदिवासियों की संख्या का एक रजिस्टर बनाए। इसके अलावा उनकी मांग रही है कि ऐसे गैर आदिवासियों के खिलाफ मामले दर्ज किए जाएं जो वन भूमि पर कब्जा करते हैं। जानकारों का मानना है कि अगर पोडू भूमि का स्पष्ट रूप से सीमांकन किया जाए तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। पोडू खेती के मुद्दे को सुलझाने के लिए कदम बिना देर किए उठाने ही होंगे। उसके लिए छूटे हुए आदिवासियों को जमीन का पट्टा जारी करना होगा और फिर बची हुई जमीन को जंगल घोषित करना होगा। अपने तीसरे और आखिरी सेगमेंट अस्मिता और अधिकार में आज आपको बताएंगे आदि महोत्सव के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। 16 से 27 फरवरी तक चलने वाले इस महोत्सव में 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1000 से ज्यादा कलाकार और कारीगर हिस्सा लेंगे। इस महोत्सव में आदिवासी शिल्प, संस्कृति,
व्यंजन और व्यापार से सीधे रूबरू होने का मौका मिलेगा। हस्तशिल्प, हथकरघा, मिट्टी के बर्तन, आभूषण आदि आकर्षण का केंद्र होंगे। उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा, ये महोत्सव विकास और विरासत के विचार को और अधिक जीवंत बना रहा है। जो पहले खुद को दूर सुदूर समझता था, अब सरकार उसके द्वार जा रही है, उसको मुख्य धारा में ला रही है। प्रधानमंत्री ने कहा, जब विविधताओं को एक भारत श्रेष्ठ भारत के धागे में पिरोया जाता है तो भारत की भव्यता दुनिया के सामने उभरती है। ये आदि महोत्सव इसी भावना का प्रतीक है। आपको बता दें, आदिवासी संस्कृति, शिल्प, व्यंजन, व्यापार और पारंपरिक कला की भावना का जश्न मनाने वाला आदि महोत्सव जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड यानी ट्राइफेड की एक वार्षिक पहल है। कार्यक्रम स्थल पर 200 से अधिक स्टॉल में देश भर की जनजातियों की समृद्ध और विविध विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा के मुताबिक आदिवासियों के उत्पादों को बाजार उपलब्ध करवाने और उनकी कला संस्कृति को पहचान दिलवाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और ये था आज का हमारा आदिवासी डेली बुलेटिन। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मिस कॉल दें। इसके साथ ही अगर आप कोई सुझाव हमें देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और मैं भी भारत के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।